पृथ्वी का, ये जो हमारी अर्थ है दोस्तों, ये हमारी अर्थ है। ये तो मैंने 1 सेंटीमीटर का आपको दबाव बताया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको मैंने एयर प्रेशर बताया। देखिए आप जब हाँ बोलते तभी मैं आगे बढ़ता हूं। एयर प्रेशर मैंने बताया, तो क्या आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरी जो अर्थ है, पूरी अर्थ के चारों तरफ वायुमंडल है। आप अमेरिका जाओ, दक्षिणी ध्रुव में जाओ, उत्तरी ध्रुव में जाओ, सब जगह आपको वायुमंडल दिखाई देगा। यस सुनो, अगर सभी जगह, पूरी जगह वायुमंडल फैला है, तो उसका पूरा दबाव यानी संपूर्ण टोटल प्रेशर, ये जो पृथ्वी है, इस पे टोटल प्रेशर कितना पड़ रहा होगा। तो वो हमारा ये चौथा हिट है मेरे एग्जामिनेशन पे, ठीक है ना, दिमाग में एग्जामिनेशन के। तो हमारा 6.6 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 21 टन। हाँ, आप सोच सकते हो ये कितना भयानक वजन है, कितना भयानक भार है। आप टन, मैं टन की बात कर रहा हूं, टन। 6.6 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 21, यानी आई हैव टू पुट 21 टाइम 0, देन मल्टीप्लाई 6.6 टन। इतना भार हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल कंटिन्यूसली दे रहा है। जानते हो कितना भार होगा? आप सोच नहीं सकते। अगर एक छोटा सा ग्रह ले लूं ना मैं, छोटा सा ग्रह या छोटा सा उल्का पिंड ले लूं, शायद उतना वजन होगा इसका। बहुत ज्यादा दबाव है ये। पूरी पृथ्वी का मैंने देखा टोटल दबाव कितना है, वो तो 1 सेंटीमीटर में देखा था, 1 इंच में देखा था हमने। ये संपूर्ण पृथ्वी पर आप सोचो, 1000 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पड़ रहा है, नहीं 1 किलो, 1 किलो भार, ग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1 किलो के बराबर 1 किलो भार प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में पड़ रहा है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर जो वायु चारों तरफ से दबाव बना रही है पृथ्वी पर, जस्ट बिकॉज गुरुत्वाकर्षण खींचे हुए है, आप सोच सकते हैं 6.6 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 21 टन इसके पूरी पृथ्वी पर दबाव बना हुआ है। अब हमें समुद्र तल नहीं होता, समुद्र तल, यहां समुद्र, मैं समुद्र का नितल नहीं बोल रहा हूं, समुद्र तल, तल मतलब होता है समुद्र यहां से शुरू हो जाता है हमारा, है ना। समुद्र से ऊंचाई अगर नापी जाए तो वो कहा जाता है, समझ में आ रहा है। तो समुद्र एक ऐसी जगह होती है हम पूरी पृथ्वी का मेजरमेंट करते हैं। देखा होगा आपने, समुद्र से उसकी ऊंचाई इतनी है, स्थान की इतनी ऊंचाई है, तो मैं समुद्र का जो ऊपर टॉप लेवल होता है वहां से हम नापते हैं इस चीज को, सुमन, ठीक है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर जो हमारा बेसिकली 6.6 मल्टी 10 पावर टन एयर प्रेशर है। अब मैं इस प्रेशर को ही थोड़ा सा डिफाइन करने की आपसे थोड़ी सी गुजारिश और करूंगा। अगर मैं देखूं ये जो प्रेशर है, इतना प्रेशर, एयर प्रेशर लगाया हुआ है, तो ये अर्थ से अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, तो अर्थ के अगर मैं 5,500 मीटर, अर्थात 5,500 मीटर की अगर मैं बात करूं तो 5.5 किलोमीटर हो जाएगा। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 5.5 किलोमीटर अगर ऊपर जाता हूं मैं तो इस भार का आधा भार मुझे मिल जाएगा। यानी जितनी भी गैसेस हैं, मैक्सिमम आधी, जितना ये गैसेस भार लगा रही हैं, वायुमंडल है मैं कहूं, उसका 5.5 किलोमीटर हमारे सर के ऊपर, 5.5 किलोमीटर पर यह भार हमें देखने को मिल जाएगा। यानी आधा भार 5500 मीटर पर हमें देखने पर मिल जाएगा। अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाएं, लगभग 30 किलोमीटर, ठीक है बेटा, सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ओके। अगर हम अपने सर से 30 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, 30 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाते हैं, तो लगभग हमें 99%, 99% भार जो ये आपको दिखाई दे रहा है, एयर का दबाव, 99% दबाव हमें मिल जाएगा। यानी हमारे 30 किलोमीटर ऊपर तक जितनी भी मैक्सिमम गैसेस हैं जो दबाव बना रही हैं, वो 99% गैसेस हमें प्राप्त हो जाएंगी।
उनका भार है, उसके ऊपर तो फिर इतना दाब नहीं मिलेगा। यानी अगर वायुमंडल को समझना है, एटमॉस्फेयर को समझना है, तो 30 किलोमीटर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 किलोमीटर तक सारी मुख्य गैसेस, 30 किलोमीटर तक 99% भार जो हमारी गैसेस का लग रहा है, ये बहुत हमें मिल जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इतना आपको समझ में आया? यस और नो? क्या आपको इतना समझ में आया? मुझे इतना बता दीजिए आप, यस और नो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए मैं आपका डाउट पूछता हूं। देखो ये भार आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। पूरी पृथ्वी पर 6.6 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 21 टन भार लगा रहा है। ये तो पूरी पृथ्वी पर है, ठीक है ना। मानो, चलो देखो मैं एक और समझा देता हूं थोड़ा सा, जो बच्चे हैं हमारे। देखो ये अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ मानो 29,000 किलोमीटर तक मेरा वायुमंडल है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ पृथ्वी से, इसका यहां से लेके यहां तक भार है 6.6 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 21 टन, ठीक है बेटा। अब आप देखेंगे कि मैं सिर्फ यहां से यहां तक गया, यहां तक मतलब 5.5 किलोमीटर ऊपर गया, तो मुझे यहां से लेके पूरा वायुमंडल का दबाव पड़ रहा है, उसका हाफ प्रेशर तो मुझे यहीं पे मिल गया गैसेस का। फिर 30 किलोमीटर ऊपर तक गया तो लगभग 99% गैसेस का जो दबाव है, इसका 99%, इसका 99% दबाव तो मुझे 30 किलोमीटर ऊपर ही मिल गया। ऊपर जो 29,000 किलोमीटर, आप सोच सकते हो कितनी हल्की गैसेस हैं, उनका जो भार है, लगाने की ताकत है पृथ्वी पर, वो बहुत ही न्यून है, बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही कम है। ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है बेटा। ओके, अब हम आगे बात करते हैं, इसके सिलसिले में हम आगे चर्चा करते हैं। अब बात आती है कि ओके, तो सोचिए आप कहीं भी लेक्चर देखेंगे, वायुमंडल का संगठन डायरेक्ट बताते हैं एयर, गैस, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। नहीं, पहले आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझना है कि जो संगठन है वो कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न गैसों के भार से बना होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस के कंपोजिशन से बना होगा। तो वो कितना दबाव बना रही है, कितना वायु है, क्या एक एक चीज हमें समझ के लिखनी होगी। खैर, अब बात आती है हमारी कि जो गैसेस हैं, अब मैं तुम्हें एक चीज और समझाना चाहूंगा, बस एक सिंपल सा पॉइंट। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, मैं एटमॉस लिख रहा हूं, ठीक है। एटमॉस्फेयर है, ये अगर बेसिकली नहीं होता, अगर मैं बात करूं तो नहीं होता, तो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं या तो हमारी पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता, जो नहीं होता। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर वायुमंडल का अभाव होता तो दिन के समय हमारा 100 डिग्री सेल्सियस प्लस तापमान होता हमारी पृथ्वी का। और रात के समय, अगर मैं रात की बात करूं, तो -180 डिग्री सेल्सियस होता रात के समय। रात में 180 होता और दिन में हमारा 100 होता। हमारी पृथ्वी पर चाहे जीव हो, जीव की बात करूं, पादप और जीवों की बात को डिवाइड करूं, यानी हम लोग, जंगली जानवर, जो भी जीव हैं, वो क्या इस तापमान पे रह पाते? या फिर कोई भी पादप, प्लांट इस मतलब बेसिकली इस तापमान पे रह पाते? कदाचित नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो वायुमंडल, ये एक और हिट किया हमने दिमाग के एग्जामिनर पे। हमें एक ही पॉइंट को कंटिन्यू नहीं करके चलना है वहां पे, वो एग्जामिनर बोर हो जाता है, ये क्या लिख रहा है, इसे कोई नॉलेज ही नहीं है, एक ही रट के आया, उसी पे लेपा पोती कर रहा है। बीए एमए किताब थोड़ा लिख रहा है, एमएससी वैसे मतलब कॉपी भर रहे हो। हम नॉलेजेबल हैं, हम हर चीज पे तर्क देंगे, हर चीज का लॉजिक बताएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्जामिनर को अपनी बात को समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमने एक और दिमाग दी कि 100 100
और 180 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशंस में ना ही पादप, पादप मतलब प्लांट्स, और ना ही जीव यानी एनिमल्स पृथ्वी पर सरवाइव कर सकते हैं। अब आप सोचिए, जब इन दोनों ही कंडीशन में, तो वायुमंडल इसके कारण ही पृथ्वी पर आज जीव और पादपों का अस्तित्व है। यह हमारा था एक ओवरव्यू वायुमंडल से संगठन या संरचना से पहले का टॉपिक। अब मैं आपसे बात करता हूं, गरिमा लिखा है थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है। क्या आवाज ब्रेक हो रही है क्या? सभी स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई दें क्विकली, क्या आवाज कम आ रही है? ओके ओके, तो गरिमा अपना मोबाइल चेक करो, अपना हैंडसेट चेक करो, इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी। अदर स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं ना बेटा लाइव क्लास? बाद में रिकॉर्डिंग आप देख लेना, ये आप बच्चों का ही रिप्लाई है आपके सामने सभी का। तो ये हमारा एक प्रकार का सिनेरियो है जो मैंने आपको समझाया। तो मैंने आपको क्या क्या समझाया? अब दूसरा सेगमेंट शुरू होने वाला है दोस्तों। दूसरा सेगमेंट मतलब इज अ डिफरेंट सेगमेंट। इसमें हम क्या चर्चा करेंगे? अभी मैंने वायु पढ़ाया, वायु में मोबिलिटी पढ़ाया, मोबाइल पढ़ाया, इलास्टिक पढ़ाया, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ाया। ओके, उसके बाद रंगहीन स्वादहीन मैंने आपको चर्चा करी। उसके बाद मैंने आपको वायु दाब पढ़ाया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ाया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1034 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर या 14.7 पौंड पर वर्ग प्रति वर्ग इंच होता है। पूरी पृथ्वी का मैंने समझाया। 6.6 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 21 टन। अगर हम 5.5 किलोमीटर यानी 5500 किलोमीटर 5500 मीटर अगर ऊपर जाते हैं तो इस पूरे दबाव का आधा दबाव, ओके, है ना, हमें मिल जाएगा। फिर हमने उसके बारे में उसके बाद चर्चा करी। हमने 30 किलोमीटर का एरिया देखा, उसको हमने जानने की कोशिश की। अब हम एक नए सेगमेंट में आ रहे हैं। ओके, चलिए अब हमारी बात आती है कंपोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर हम बेसिकली बात करें तो हमारा अब आती है कंपोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन। चल तो वही रहा था, लेकिन वायुमंडल को आपको वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशंस ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीजों से हमारा वायुमंडल बना है। ठीक है, वायुमंडल जो हमारा बना है, अगर हम मुख्य रूप से देखें तो हम गैसों को रखते हैं, गैस को रखते हैं, गैसेस को रखते हैं। वायुमंडल को अगर हम देखें तो वाटर वेपर को रखते हैं, जल वाष्प को रखते हैं, वाटर वेपर। वायुमंडल को अगर हम देखें तो एयरोसॉल को रखते हैं। तीसरा, एयरोसॉल मतलब डस्ट पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल, बैक्टीरियाज, जीवाणु जो वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं, ये इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ा। चिमनी से निकलता हुआ धुआं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, इन सबको कहते हैं एयरोसॉल। आपके सामने पहली बार ये शब्द आया होगा, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने समझा दिया। गैस, जल वाष्प और एयरोसॉल। दोस्तों, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले तर्क देंगे, यानी आप भी एग्जामिनर को तर्क दोगे। जो वाटर वेपर होता है, आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि हर कोई अलग चलता है, हमें स्टूडेंट्स का जो फ्लो है उनसे अलग रहकर अपने को सर्वोत्तम लिखना है। क्योंकि आपके पास अभी 10 महीने हैं मुख्य परीक्षा लिखने के लिए। अगर आप अगले साल एग्जाम देंगे, आप पे सीधा 10 महीने मिनिमम है या 1 साल का समय है मुख्य परीक्षा के लिए। प्रीलिम्स में तो हम बहुत फास्ट कर ही रहे हैं, दिसंबर में खत्म कर देंगे हम प्रीलिम्स का कोर्स, तो जो हमारा अलग पेड बैच है।
एक साल में आप ऐसे खतरनाक स्टूडेंट्स बन जाओ जिन्होंने रिसर्च लेवल तक जो नोट्स हैं उसको भी खत्म कर डाला है ना। अब आप एनालाइज करो, मैं अगर आपसे बोलूं गैसेस जब आप लिखेंगे तो गैस, जल, वाटर वेपर एंड एयरोसोल, मतलब डस्ट पार्टिकल, गैस और उस पे। लेकिन आप जब परीक्षा लिखेंगे तो एक लाइन क्या लिखेंगे कि मुझे जल वाष्प को, अभी आप मत लिखें, मैं नोट्स में दूंगा, जल वाष्प को अलग से समझाना पड़ रहा है क्योंकि इनका एक अलग तो महत्व है। इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल in our atmosphere. Water vapor play very significant roles in our atmosphere. लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जल वाष्प भी गैस का ही हिस्सा है, क्योंकि जब पानी गर्म होता है तब वो वेपोराइज होता है और वो भी जल वाष्प का एक हिस्सा है। समझ में आ रहा है? अगर आप इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, क्योंकि जितने भी अदर, हमें अदर की बात करनी, क्योंकि हमें तो जगह जगह बनानी है, सब कॉम्पिटिशंस। 200 सीट बनाना सिविल सर्विसेज में, इट्स अ बिग डील, है ना। तो हमें बताना पड़ेगा, वो सब लिखेंगे जल वाष्प अलग है, नहीं, अलग नहीं है। आप फिर से दिमाग पे हिट करेंगे कि जल वाष्प एक प्रकार से जो वाटर वेपर्स हैं बेसिकली गैसेस ही हैं। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ गैसेस, बट स्टिल आई एम डिफाइन it separately. Why so? Because it's play a very significant role in our atmosphere. It depend all things, climate changes like fog, frost, cyclone events, है ना, depend on this thing. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसलिए बेटर होगा कि मैं गैसों को अलग समझाऊं और जल वाष्प को अलग समझाऊं। मेरे पास फिर समझिएगा, वाटर वेपर भी गैस का ही एक हिस्सा होता है, जल वाष्प भी गैस का ही हिस्सा होता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, चेंजेस करता है, तो उस मतलब वायुमंडल में चेंजेस करता है, इसलिए उसके संगठन को हमें एक सेपरेटली लेके तैयारी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? फिर मैं स्टार्ट करता हूं गैसेस को लेकर। क्या आपको इतना समझ में आया? प्लीज मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कितना समझ में आ रहा है। देखो, मैं डाउट पूछता हूं, हर क्लास का एक फ्लो का एक लहजा होता है पढ़ने का, लाइव क्लास का, ठीक है ना। दूसरा मैंने टेलीग्राम में जोड़ा, अगर आप मतलब जुड़ना चाहते हैं तो आप लाइव देखो, 7 बजे लाइव चलती है क्लासेस, उसमें आपको क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता है, रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं मिलता। चलिए, तो मैं दोस्तों गैसेस को पहले लेकर चर्चा करूंगा, गैसेस को लेकर मैं चर्चा करूंगा। ओके, तो गैस है क्या? देखिए, मैंने पहले बता दिया था, गैसों किसी भी प्रकार की रासायनिक संरचना से आप मत जोड़ना, केमिकल प्रोसेस में मत लेके आना, ये सिर्फ गैसों का मिश्रण होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की गैसेस का। गैस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए, जब गैस की हम बात करते हैं तो गैस हमेशा 2 प्रकार की होती हैं। हम इनका संगठन पढ़ रहे हैं। गैस 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है कांस्टेंट गैस, स्थायी, मतलब कांस्टेंट। आप जब भी लिखेंगे, ये टेबल बनाएंगे, आप ऐसे टेबल बनाकर डिफाइन करेंगे। एक होती है स्थायी गैस, एक होती है परिवर्तनशील, वेरिएबल्स, परिवर्तनशील। मैं फिर से बता रहा हूं, कांस्टेंट गैसेस एंड वेरिएबल गैसेस। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक ही संग गैसेस को रखेंगे तो वो लीपापोती हो जाएगी। हमें नॉलेज है, हम सबसे प्रबल दावेदारी हमारी एग्जाम में है, तो हम जितनी नॉलेज है कब के लिए बचा के रखेंगे, पूरी की पूरी मुख्य परीक्षा में हम डालेंगे। तो स्थायी और परिवर्तनशील वेरिएबल्स गैसेस होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो गैसेस हैं, ये स्थायी, परिवर्तनशील, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, मैं इनको समझाने से पहले मैं आपको, चलो ठीक है, मैं इसको साथ साथ बताता हूं। स्थायी गैसेस कौन सी होती हैं? स्थायी गैसेस देखो कई प्रकार की, मुख्य हम 9 गैसेस होती हैं जिसकी हम वायुमंडल में चर्चा करते हैं। कितनी? देयर आर 9 गैसेस विच वी टॉक अबाउट मच
when we're discussing towards atmosphere we talk much towards 9 gases. तो हमारी जो स्थायी गैसेस होती हैं उसमें नाइट्रोजन, समझिएगा नोट्स तो मैं सारे आपको इंग्लिश हिंदी में डाल दूंगा, उसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन इत्यादि। मैं अभी इन 3 को लेके चलूंगा जो हमारी बहुत कम बदलती हैं, बहुत कम चेंजेस होती हैं। इवन ये पूरी की पूरी तीनों गैसेस ही अगर हम देखें तो हमारे पूरे का अगर हम देखें 98.765% घेर लेती हैं। कहीं कहीं स्टूडेंट 99% लिख देते हैं। पूरे वायुमंडल का अगर हम बात करें तो ये 3 गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 78.1%, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है 20.65%, ऑर्गन की जो मात्रा होती है 0.93%। ये मात्रा है। अगर आप इन्हें कैलकुलेट करें तो 78 और 21 अप्रोक्स 21 अगर मैं देखूं या एक ऐसे ले लूं मैं तो 78, 79, 80, 78, 88, 98 यानी 99% तो सिर्फ ये 3 गैसेस ही आपका पूरे वायुमंडल को कवर कर लेती हैं। इनका मतलब प्रधानता रहती है। तो दोस्तों ये क्या है, इनमें चेंजेस नहीं होते। मेरी बात आराम से समझिएगा। देयर आर अदर 9 गैसेस, क्रिप्टॉन, जियोन, हीलियम, हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन पॉइंट हमें वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। जैसे CO2 है 0.03% इज कंटेन CO2, बहुत कम मात्रा लेकिन पॉइंट है तो सही, 0.03% है। हमारी ओजोन है 0.00001%। ये एक डेटा है। मैं अपनी नॉलेज आपको बताना चाहता कि मुझे सारा डेटा याद है, मैं आपको इसे समझाना चाह रहा हूं, बाकी सब नोट्स में रहेगा। तो हम ये देखेंगे स्थायी गैसेस क्या होती हैं। देखो गैसेस की बात की जो फिक्स होती हैं, बदलती नहीं है। पहला स्थायी हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो बदलती नहीं है। दूसरा इधर परिवर्तनशील वेरिएबल्स जो बदलती रहती हैं। अब ये कब तक नहीं बदलती, अब मेरी जो बात आ रही है वो कब तक नहीं बदलती। तो आप ध्यान रखना, ऐसा तो ही ना कि 29,000 किलोमीटर तक चले गए हम तो ये उतनी ही रहेंगी, या 30,000 किलोमीटर चले गए उतनी रहेंगी, नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 80 किलोमीटर तक, लगभग 80 किलोमीटर तक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन इन गैसेस में बहुत कम बदलाव देखा जाता है। प्रतिशत में काफी ज्यादा कम गिरावट देखी जाती है। आप याद रखना, मैं गैसेस पढ़ा रहा हूं। गैस 2 प्रकार की होती हैं, जो घटती बढ़ती रहती हैं और जो समान रहती हैं, जिनमें ज्यादा फेरबदल नहीं होता। जिनमें ज्यादा फेरबदल नहीं होता हमारा वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन गैसेस कहलाती हैं। समझ में आ रहा है? जिनमें ज्यादा फेरबदल देखने को हमें नहीं मिलता। मेरी बात आपको समझ आ रही है दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या नहीं कहना चाह रहा हूं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पहले तो ये बताओ, समझ में आ रही है ना? ये बदलती नहीं है, ये बदलती नहीं है। ये कहां तक नहीं बदलती? 80 किलोमीटर तक बदलती नहीं है, जो 99% ये कवर कर रही हैं हमारे वायुमंडल को। कितना कवर कर रही हैं? 99% तक कवर कर रही हैं हमारे वायुमंडल को। इसलिए इन्हें कहते हैं अपरिवर्तनशील यानी कांस्टेंट गैसेस, कांस्टेंट गैसेस। ओके बेटा, चलो वेरी गुड। अब बात आती है, तो समझ में आ गया। चलो इसके बारे में और चर्चा करेंगे अभी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन 78.1, 20.65, 0.93 ऑर्गन। ठीक है, ये बदलती नहीं है। कहां तक नहीं बदलती? 80 किलोमीटर तक एक समान प्रतिशत रहता है, परसेंटेज रहता है। बदलती कौन कौन सी है? CO2, ज्यादा धुआं करेंगे, व्हीकल का यूज करेंगे तो बढ़ जाएगी, हाँ या ना?
CO2। ज्यादा धुआं करेंगे, ज्यादा व्हीकल का करेंगे तो ये बढ़ जाएगी, घट जाएगी। अभी वर्तमान में इसकी कितनी मात्रा है? 0.03%। ठीक है ना? ये बढ़ भी जाएगी और कम भी हो जाएगी। अभी लॉकडाउन हुआ तो ये कम हो गई, फिर यूज होगा तो फिर बढ़ जाएगी। वाटर वेपर, ज्यादा गर्मी पड़ेगी, समुद्र से ज्यादा भाप बनेगी, नदियों से ज्यादा भाप बनेगी तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ठंड पड़ेगी तो समुद्र से कम भाप बनेगी, इसकी मात्रा कम हो जाएगी। यानी वाटर वेपर, CO2, देयर आर सेवरल गैसेस जो कांस्टेंट नहीं रहती, परिवर्तन होते रहते हैं, वेरिएबल्स नहीं होती, घटती और बढ़ती रहती हैं। ओके ओके, समझ में आ रहा है बेटा? ओके ठीक है बेटा, चलो हम आगे करते हैं। मैं तुम्हें हर एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आती है बात, ये जो गैस है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स, यानी कांस्टेंट, नॉन वेरिएबल्स और वेरिएबल्स यानी कांस्टेंट। ठीक है बेटा? अब बात आती है, आराम से समझो, मैंने क्या कहा, आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ हूं। डाउट हो उचित समय पर पूछो, उचित टाइम पे पूछो। वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स, ठीक है? अब हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। हमारी पृथ्वी पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो जितनी भी भारी गैसेस होती हैं, भारी गैसेस मतलब जितनी भी भारी गैसेस होती हैं, हैवी गैसेस जितना भार ज्यादा होता है वो नीचे आ जाती है, लेयर पे आ जाती है, नीचे रहती हैं अपने, मतलब सरफेस के पास रहती हैं। और जितनी भी लाइट गैसेस रहती हैं जो हल्की होती हैं वो ऊपर रहती हैं, बहुत ऊपर 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 रहती हैं। जो लाइट होती हैं वो ऊपर रहती हैं, जो भारी होती हैं वो नीचे रहती हैं। भारी गैसेस में आप हाइड्रोजन को जरूर रखेंगे, भारी गैसेस में आप नाइट्रोजन को जरूर रखेंगे, भारी गैसेस में आप CO2 को रखेंगे, भारी गैसेस में आप O2 को भी रखेंगे, भारी गैसेस में आप ऑर्गन को भी रखेंगे। यानी ये जो गैसेस हैं ये हमारे सबसे ज्यादा पाई जाती हैं नीचे के मंडल में, नीचे के मंडल में पाई जाती है। अगर देखा जाए मेरी अगर आप बात, ये भारी गैसेस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि, ऑर्गन, ये भारी गैसेस हैं जो नीचे हमारे धरातल पर ज्यादा पाई जाती हैं। ऊपर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इनमें कमी आती चली जाती है। एक बार क्वेश्चन पूछा था बिहार PSC में कि ऑक्सीजन कहां तक पाई जाती है और कितना प्रभुत्व होता है, कितने किलोमीटर तक ऑक्सीजन का क्षेत्र रहता है इत्यादि। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ओके, तो हमारी ध्यान रखना, जो CO2 है वो बेसिकली 20 किलोमीटर तक उसका क्षेत्र रहता है। कितना? 20 किलोमीटर तक का उसका क्षेत्र रहता है। यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम सर के ऊपर जाएं 20 किलोमीटर तक तो वहां तक सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसके ऊपर वो क्षीण हो जाती है। अगर हम देखें हाइड्रोजन देखें, ऑक्सीजन भी देखें, ध्यान रखना ऑक्सीजन भी देखें, है ना? मैंने बताया ना हम 9 गैसेस के बारे में मुख्य पढ़ेंगे, कृति मुख्य 9 गैसेस के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में देखें, ऑक्सीजन के बारे में देखें, है ना, ऑर्गन के बारे में देखें। ऑर्गन अगर आप लेना चाहते हो, चलो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ले लो। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये कम से कम हमारे सर के ऊपर 110 किलोमीटर तक मिलती हैं। अगर कोई कहता है ऑक्सीजन कितने किलोमीटर तक ऊपर है तो आप बोलोगे 110 किलोमीटर तक। कहीं कहीं किताबों में 80 किलोमीटर दिया रहता है। जो हमारी जो ओजोन परत होती है खत्म होती है, ऐसा नहीं है, उसके भी कुछ अणु मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो और भी ऊपर तक पाए गए हैं। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन हमारे सर के लगभग 110 किलोमीटर तक पाई जाती हैं। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 20 किलोमीटर से ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ओके, इज दैट क्लियर?
सबको समझ में आ रहा है? कृति, सुमन, मयूरी, नेहा, रितु, जयेश, गरिमा, जो भी देख रहे हैं, सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है मुझे। ये समझ में आ रहा है? रचना बेटा समझ में आ रहा है सबको? ओके, अब आप देखिए, मैं बात करता हूं स्थायी गैसेस की। मैं आपको बहुत ही सिस्टमैटिक पढ़ा रहा हूं, मतलब एक एक चीज कॉन्सेप्चुअल। अगर कॉन्सेप्चुअल नहीं है तो फिर मतलब उसे समझना दिक्कत है। तो आपने देखा हमारे यहाँ पे भारी गैसेस और हल्की गैसेस का दो प्रकार का मेल होता है, ठीक है ना? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल गैसेस का भी मेल होता है। जितनी भी भारी गैसेस होती हैं, जस्ट ड्यू टू ग्रेविटेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, वो कहाँ होती हैं? धरातल के पास होती हैं। धरातल के पास होती हैं जो भारी गैसेस होती हैं। हल्की गैसेस ऊपर होती हैं। संघनता, कंप्रेसिबिलिटी। चलो, अब बात आ रही है, अब आती है स्थायी गैसेस। स्थायी गैसेस जैसे मैंने बताया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन। अगर मैं इनके, ये है हमारी, तो ध्यान रखो ये जो गैसेस हैं, अब हमें इसमें एक बिंदु और लिखना होगा। ये जो गैस का अध्ययन शुरू हुआ है दोस्तों, ये 18वीं शताब्दी से, 18 सेंचुरी से शुरू हुआ है। मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग हिस्ट्री। इतिहास आपको मैडम ही पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी से पढ़ाती हैं। लेकिन इसे बताना चाहिए, जो गैसेस हैं, स्थायी गैसेस ही नहीं लूंगा मैं सभी गैसेस की बात करूंगा। तो जो गैसेस का जो अध्ययन, जो स्टडी की है, लोगों ने जानने की कोशिश की है, वो 18वीं शताब्दी से शुरू हुई है, 18 सेंचुरी से शुरू हुई है। सबसे पहले 1752 1752 CO2 की खोज की गई। 1752 में CO2 की खोज की गई, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक 20 साल बाद 17 रदरफोर्ड की बात करूंगा मैं, 1772 में नाइट्रोजन की खोज की गई। और ठीक 102 साल बाद, ठीक 102 साल बाद जो प्रक्रिया 1874 जो आखिरी में गैस आई, वो थी हमारी दोस्तों ऑर्गन। क्या थी हमारी? ऑर्गन, ठीक है, की खोज की गई। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? ये खोज है। 1752 CO2, 1772 नाइट्रोजन, जिसे हम बेसिकली, जो ये नाइट्रोजन है, इसे हम बेसिकली क्या, एक कैसे कैसे कहते हैं, आया था, मैफिटिक गैस भी कहते हैं। मैफिटिक, मैफिटिक, इसे हम मैफिटिक गैस भी कहते हैं। कभी आ जाता है निम्नलिखित में कौन सी मैफिटिक गैस है दोस्तों? तो ये कौन सी है? हमारी ऑर्गन है, ठीक है, ओ सॉरी नाइट्रोजन है। 1874 में ऑर्गन की खोज की गई थी। हमारे गैसों का इतिहास अगर आप 3-4 बिंदु डालेंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि इस बच्चे को गैसों की इतनी ज्यादा नॉलेज है। यानी वायुमंडल, अभी तो वायुमंडल हमारा चल रहा है, पहला पॉइंट चल रहा है। जब मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा ना फ्रेंड्स, तब आप 200 क्वेश्चन 200 शब्दों में इतना लिख पाओगे। सर्वश्रेष्ठ लिखना है ना, जब इतना ही पढ़ोगे तो 200 शब्दों में फजियत कर बैठोगे। जब आप इतना पढ़ोगे तब मेन पॉइंट्स निकाल के आप 200-250 शब्दों का जो क्वेश्चन होता है वर्ड लिमिट का, तब बनाओगे ना, वो बेस्ट बनेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा समझा दूं। तो ये हो गया। अब आती है, मैं नाइट्रोजन के बारे में चर्चा करता हूं दोस्तों। नाइट्रोजन एक्चुअली क्या, मैं तुम्हें सुबह रात भर पढ़ा सकता हूं ये चीजें। ओके, नाइट्रोजन, लेकिन समय की थोड़ी पाबंदी होती है, समय साथ नहीं देता। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मैं बात करूं दोस्तों, तो नाइट्रोजन हमारे मतलब जीवन में, जीवों के जीवन में, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गैस है। कौन सी है? ऑक्सीजन तो है ही, प्राणवायु जिसे हम लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, नाइट्रोजन की जो मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती है, मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। ये जो नाइट्रोजन है,
ये हमारे वायुमंडल में, यानी आप तो गैसों का संगठन पढ़ रहे हो ना दोस्तों, तो हमारे वायुमंडल में मैं अगर बात करूं तो ये हमारे वायुमंडल में अगर संगठन के रूप में देखूं, मतलब कंपोजिशन में, तो ये 7 प्रकार से पाई जाती है। यानी नाइट्रोजन एक ऐसी मात्र गैस है जो शायद इतने प्रकार से हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा 7 प्रकार। नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में इसका जो प्रभाव है, जो हमारा पाया जाना है, वो 7 प्रकार कैसे है। देखिए, पहला है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दूसरा रूप है फ्रेंड्स, पहला रूप, दूसरा रूप। बता, हमारे जो वायुमंडल है उसमें जो नाइट्रोजन पाई जाती है, मैं वो समझा रहा हूं। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, आणविक नाइट्रोजन N2 और NH, NH3, देखो N2O, ठीक है, NO, NO, NH और आणविक NH, NH3, ठीक है। फिर नाइट्रिक एसिड, चलो मैं पहले लिख देता हूं, नाम लिख देता हूं। नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि दोनों केमिकल वही बोलूंगा तो फॉर्मूले कंफ्यूज हो जाओगे। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, आणविक नाइट्रोजन, आणविक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, एमिनो, अमीनो, अमोनिया, और सातवां है हमारा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड। इनके केमिकल नेम तो मैं भेज दूंगा। नाइट्रस एसिड, क्लियर हुआ। N2C, N2C, नाइट्रस, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, NH, NH3, है ना, NH3, नाइट्रोजन। बेटा समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ, समझ में आ रहा है? यस और नो? नाइट्रोजन पर ऑक्साइड आणविक हो गया N2O, NO2, वो मैं आपको भेज दूंगा। NO2, NO2, HNO2, ठीक है, NO2। ये मतलब हमारा एक प्रकार से, ये तो नेम है, एक प्रकार से ये गैसेस हैं 7 प्रकार से जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। नंबर 1 देखो, सर्वश्रेष्ठ डीसी की पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 1, बड़ों का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, माता पिता सपोर्ट करते हैं। पता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा जो लेक्चर है वो 2 प्रकार के लोग नहीं देख सकते। एक एक्सक्यूज करने वाले, उन्हें हर चीज में एक्सक्यूज दिखाई देता है। इतना डीप क्यों, इतना कैसे याद करें, इतना कैसे पढ़ें, क्या इतना आएगा, इतना किस किताब, एक्सक्यूज एक्सक्यूज। उनकी जिंदगी भी क्वेश्चन मार्क एक्सक्यूज बन के रहे। वो मेरे को फॉलो नहीं कर सकते, वो नहीं पढ़ सकते। दूसरा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, वो पता कौन से हैं? वो हर बच्चा नहीं पढ़ सकता मेरे साथ, नहीं पढ़ सकता। उन्हें वही जो पढ़ा रहे हैं पढ़ने दो।
तो मेरे लेक्चर को यूट्यूब पे कंपैरिजन करना। आप मेरे लेक्चर में ओपन चैलेंज दे रहा हूं, कोई भी 1 महीने का पुराना लिंक वीडियो का अगर आप मुझे देते हैं, मैं आपको 5,000 रुपए कैश दूंगा। आज जो मैंने आपको एटमॉस्फेयर पढ़ाया है, अगर वो आपको यूट्यूब पर मिलता है, ऐसा लेक्चर, हर लेक्चर बता रहा हूं, उसका लिंक शेयर कर देना जो कम से कम 1 महीना पुराना होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं आपको 5,000 रुपए कैश दे दूंगा। ये वो नहीं है, ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं आपको सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या दिल्ली की फैकल्टी और क्या बंबई की फैकल्टी, क्या मद्रास की फैकल्टी, नथिंग मच। तो इसलिए मैंने कहा कि जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, जो मैं आपको दे रहा हूं, वो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है सर्वश्रेष्ठ हो। और सर्च करो, अगर बेटर मिलता है तो 5,000 रुपए आपका इंतजार कर रहे हैं, मुझसे ले जाओ। दूसरी चीज, मुझे कौन पढ़ेगा, मुझे कौन फॉलो करेगा लाइव क्लास में आके? जिनके लाइफ में ऑप्शन नहीं होता। मुझे इस बार सिविल सर्विस निकालना है, डू नहीं है मेरा, डाई डाई है, करूंगा ही, डू डाई तो है ही नहीं, खत्म हो जाए, डू और डाई मान के चलो, मर करो या मरो। वो लोग मेरे लेक्चर को पसंद नहीं करेंगे। समझ में? कौन लोग? जो ऑप्शन लेके चलते हैं। सिविल सर्विस नहीं निकलेगा तो सिपहिया बन जाऊंगा, सिपहिया नहीं बनूंगा तो होम गार्ड बन जाऊंगा, होम गार्ड नहीं बनूंगा तो पिताजी से कहूंगा 5 लाख उधार दे दो, दुकान खोल लूंगा। सिविल सर्विस अधिकारी नहीं बना तो चाय बना के बेच लूंगा, पेट तो भरना पड़ेगा ना तुम्हें। लेकिन मेरे को फॉलो कौन करता? वो मुझे कभी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब पढ़ाई में ध्यान ना देना। मुझे वो फॉलो बच्चे करते जो आप देख रहे हो ना, वो आप उनमें से हो। डू और डाई है। मुझे इस बार 2021 मुझे पेपर निकालना है, करो या मर जाओ, इससे बेहतर और इससे ज्यादा कुछ नहीं मैं कर सकती। आपको मजा आएगा अगर आपकी सोच ऐसी है तो। अगर ऐसी सोच है, कुछ नहीं करूंगी तो शादी करके कहीं ब्याह जाऊंगी, लड़का होगा, कुछ नहीं करूंगा तो कहीं भी कुछ भी कर लूंगा मैं, प्राइवेट नौकरी बहुत है, इंजीनियर हूं मैं, 15,000 20,000 की 25,000 की नौकरी तो मिल ही जाएगी ना। तो वो मुझे फॉलो नहीं करेंगे। मुझे फॉलो कौन करेगा? जिनका डू और डाई है, पूरे समाज को पीछे छोड़ना है, इस पूरे समाज को नियंत्रण, जो समाज की परवाह नहीं करता। अगले साल उनका आखिरी मतलब पूरा संकल्प है निकालना है, उन्हें मेरे लेक्चर बहुत अच्छे लगेंगे, सच बता रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों समय थोड़ी इजाजत नहीं देता, 8:15 हो गया है। अभी मुझे जलवाष्प कराना था, एयरसॉल कराना था, अभी तो आज मैं सिर्फ नाइट्रोजन पढ़ा पाया। तो नाइट्रोजन पर थोड़ी सी चर्चा और मैं कर देता हूं जाते जाते। नाइट्रोजन पोर्शन में कल ना उठाऊं। नाइट्रोजन को मैंने आपको 7 प्रकार के बताया, 7 प्रकार इसके मैंने आपको समझाए नाइट्रोजन के। ये जो नाइट्रोजन है दोस्तों, बेसिकली ये जो नाइट्रोजन का स्वरूप है, इसे हम जितने भी जीव जंतु हैं वो डायरेक्ट नहीं ले सकते, हम वायुमंडल से नहीं ले सकते। जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, यानी जो पादप होते हैं, पादप, उनकी जो रूट्स होती हैं, ये जो पादप हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं यानी जड़ें होती हैं दोस्तों, ये जड़ें सॉइल से यानी मिट्टी से, जो मैंने बताया था ना, अमोनिया नमक, अगर मैं कहूं अमोनिया सॉल्ट के रूप, अमोनिया सॉल्ट को जब बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन जो होती है वो हमारे मिट्टी में आके मिलती है, बारिश होना, वो करना, थंडरस्टॉर्म जो कहते हैं, तो जो मिट्टी में जो हमारी नाइट्रोजन प्राप्त होती है वो अमोनिया सॉल्ट के रूप में ये जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें जड़ों से उन्हें अवशोषित करते हैं, और इन्हें ये अवशोषित करते हैं तो ये आते हैं, और जो हमारे अलग जीव होते हैं वो इनका भक्षण करके यानी इन पेड़ पौधों को खाकर नाइट्रोजन की मात्रा ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों यही चीज, यही साइकिल होता है नाइट्रिफिकेशन, एक जो नाइट्रोजन साइकिल यही कहलाता है। ठीक है ना? पेड़ पौधों के द्वारा, जड़ों के द्वारा अमोनिया सॉल्ट को ग्रहण करना, नाइट्रोजन गैस का जो 7 प्रकार है उसमें से एक प्रकार ग्रहण करना, साथ ही ग्रहण करने के बाद उस बेसिकली उस जो है अपना जानवरों के द्वारा, जीवों के द्वारा भक्षण करना पौधों का, उनके द्वारा नाइट्रोजन उनके शरीर में जाना। तो दोस्तों ये था हमारा, गैसेस खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू किया है। मैंने बोला ना 1 साल बाद आपको पेपर देना, 1 साल में बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे हर चीज की, ज्योग्राफी ऑप्शनल, यूजीसी लेवल। चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक 10 मिनट बाद हम फिर से मुलाकात करते हैं बायोलॉजी की लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच।